नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों, और अपने 10वीं कक्षा के छात्र सभी का भी स्वागत है और सभी छात्रों को शुभाशीष। हम सब 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथ में सामग्री भी लिए हुए हैं। एक पाठ्य पुस्तक है और अभ्यास दीपिका एक है, साथ में नमूना प्रश्न पत्र भी हैं और साथ में अपने अध्यापकों के द्वारा दिए हुए और कुछ भी प्रश्न पत्र और कुछ सामग्री भी हैं। छात्र इन सभी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के लिए सभी छात्रों को शुभकामनाएं। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हमने किया है, परीक्षा। परीक्षा वास्तव में एक उत्सव है। जैसे हम कहते हैं कि परीक्षाला पंडुगा, परीक्षाओं का त्योहार। अब ये त्योहार हम बड़ी खुशी के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों, इस परीक्षा का जब भी शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रश्न पत्र का नाम सबसे पहले सामने आता है। प्रश्न पत्र हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमें कुछ लिखने के लिए सहायता करते हैं, सहयोग देते हैं। हम हिंदी प्रश्न पत्र पर, द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र पर प्रकाश डालेंगे तो पूर्णतः पार्ट ए 60 अंक, पार्ट बी 20 अंक और जो अपना इंटरनल असेसमेंट है इसके 20 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक निर्धारित हैं। अब अपने छात्र सभी इन 100 अंकों की तैयारी में लगे हुए हैं पाने के लिए। इसी तैयारी के लिए SCERT की ओर से TSAT के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में विषय को प्रस्तुत करने के लिए SCERT फैकल्टी डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी यहाँ उपस्थित हैं। नमस्कार। और SRG हिंदी श्रीमती किरण जी यहाँ उपस्थित हैं आज। सभी को मेरा नमस्कार। और इसी मंच पर श्रीमती कविता जी SRG हिंदी भी उपस्थित हैं। सभी को मेरा नमस्कार। तो साथ में और इस विषय को आपको बताने के लिए डॉक्टर रितु भसीन जी भी मंच पर उपस्थित हैं। नमस्कार सभी को जी। आज हम अपनी इस टीम के माध्यम से आपके सामने कुछ परीक्षा से संबंधित बातें रखेंगे। सबसे पहले पार्ट ए प्रश्न पत्र पर प्रकाश डालेंगे, तो जिसके 60 अंक निर्धारित हैं। 60 अंकों को मुख्य रूप से तो 3 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन अंक निर्धारण के अनुसार 5 भागों में निर्धारित किया गया। छात्रों, आप अपनी 5 उंगलियों को इस तरह से रखिए। हाँ, ये 5 उंगलियों में सबसे पहला जो है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए 20 अंक निर्धारित हैं, आप ध्यान दें। और दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, छोटे प्रश्न, जिसके लिए 16 अंक निर्धारित हैं। और साथ में पद्य भाग से सारांशात्मक प्रश्न 8 अंक और गद्य भाग से सारांशात्मक प्रश्न 8 अंक और रचनात्मक जो सृजन का प्रश्न है इसके लिए 8 अंक। अर्थात इन 5 उंगलियों में पार्ट ए समाया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले जो हमने कहा, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के 20 अंक किस तरह से निर्धारित हैं, अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, इन 20 अंकों पर। ये जो 20 अंक हैं, प्रतिक्रिया तेलुगु में भी है, इसी तरह के इंग्लिश में भी है। तो जो यहां हिंदी में है इस पर हम एक बार फिर प्रकाश डाल लें। यहां पठित गद्य और पठित कविता और अपठित गद्य 3 भागों में विभाजित है। इसे हम स्लाइड्स के रूप में देखेंगे। स्लाइड्स आपको दिखाई जाएंगे। इस स्लाइड्स पे देखिए आपको और भी बड़ी सरलता से समझ में आएगा। तो जो हम कह रहे हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्नों को देखने के लिए शायद
छात्रों के हाथ में प्रश्न पत्र तो होगा ही, पिछले वर्ष का या कोई नमूना प्रश्न पत्र, तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले यहां 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो उपवाचक पाठों से संबंधित गद्यांश के आधार पर। पठित गद्यांश के लिए हर प्रश्न का एक एक अंक निर्धारित है। इसके उपरांत जो दूसरे भाग में पठित काव्यांश के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कविता पाठ बरसते बादल है और कणकण का अधिकारी है, मां मुझे आने दे, विशेष रूप से इन 3 पाठों के आधार पर एक 5-6 पंक्तियां पूछी जाएगी और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे हम पठित पद्यांश कहते हैं। एक एक अंक निर्धारित है। इस तरह 5 अंक इसके लिए निर्धारित है। साथ में अपठित गद्यांश भी हैं इसी विभाग में। अपठित गद्यांश जो है, अपरिचित, जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उसमें से गद्यांश दिया जाएगा और वहां से संबंधित जो वाक्य दिए जाएंगे, 8 या 10 वाक्य, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए एक एक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। तो छात्रों, प्रिय छात्रों, आप ध्यान दे रहे हैं। प्रथम भाग अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित है। इसमें पठन कौशल की जांच की जाती है। सबसे पहले पठित गद्यांश, इसके बाद पठित पद्यांश और इसके बाद अपठित गद्यांश दिया जाता है। 5 अंक और 10 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक यहां रखे गए। अब यहां से प्रश्न पूछते हैं बच्चे, सर इसको बड़ी सरलता से लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आरंभ से अंत तक सब सरल ही सरल है। इसमें विशेष सरलता क्या है? हमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़कर अच्छी तरह से समझना चाहिए और जो कुछ भी पद्यांश दिया गया है उसे भी पढ़कर अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब दूसरा इसमें स्टेप क्या है? जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्नवाचक जो वाक्य है प्रश्न पत्र में, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, किस लिए, इस तरह के शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। इसे हम भली भांति से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र थोड़ा सा कभी कभी यहां वहां अर्थ समझने में जल्दबाजी कर लेते हैं। कारण क्या है? सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्दों के आरंभ में का अक्षर ही है। क्या, कौन, कब, कहां, किस लिए, किस तरह। इसलिए कोई कंफ्यूजन यहां बना ना रहे, प्रश्नवाचक शब्दों का अच्छी तरह से अभ्यास करें। क्या में, क्यों में क्या अंतर है, कहां, कैसे में क्या अंतर है, कौन, कब में क्या अंतर है। इससे अगर हम भली भांति से अभ्यास कर लेंगे तो लगभग एक दूसरी सीढ़ी पार कर लेते हैं। तीसरा, विशेषतः इनके उत्तर बालक केवल हिंदी में ही नहीं, तेलुगु में भी इस तरह के प्रश्न हैं और अंग्रेजी इंग्लिश में भी इस तरह के प्रश्न हैं। उनके आधार पर भी थोड़ा सा सहारा लेने से हिंदी का यह गद्यांश सरल हो सकता है। तीसरा और चौथा अंश ध्यान देने की बात है कि बच्चे अधिकांश वाक्य पढ़ते हैं, नीचे प्रश्न पढ़ते हैं और जहां पे प्रश्नवाचक शब्द हैं वो प्रश्नवाचक के स्थान पर उसी वाक्य में से एक शब्द लाकर जोड़कर पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। यह भी एक तरीका कुछ हद तक उचित ही है। और बच्चों को इसका अभ्यास करवाते समय गद्यांश, विविध प्रकार के गद्यांश और पद्यांश के जो पाठ अपने हैं वे, और इसके साथ साथ अपठित गद्यांश भी, कुछ अपरिचित जो निबंधात्मक हैं ऐसे गद्यांश भी लें और साथ में बच्चों से प्रश्न भी बनवाने का प्रयास करें। यदि छात्र प्रश्न बनाते हैं खुद तो उनको प्रश्न सरल भी लगने लगता है। इस तरह मित्रों, अब और एक प्रश्न अध्यापक पूछते हैं, छात्र भी पूछते हैं कि सर इसको लिखने के लिए हम लगभग कितना समय लें? एक अनुमान है, जिस विभाग में जितने अंक रखे गए हैं
निर्धारित किए गए हैं उतने अंकों से दुगना समय हम ले सकते हैं सामान्यतः, साधारणतः। यदि इस विभाग के लिए 20 अंक निर्धारित हैं तो हम 40 मिनट का समय लगभग प्रायः ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम पठित गद्यांश के 5 प्रश्न, पठित कवितांश के 5 प्रश्न और अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न हल करेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे। तो छात्रों को एक विशेष सूचना, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। पढ़ने का जितना अभ्यास हम करते हैं, अब उसके समान लिखने का भी अभ्यास हमें करना चाहिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर जितना आवश्यक है और मॉडल आंसर शीट भी उतना ही आवश्यक है। हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए एक मॉडल आंसर शीट अपना बनाएं, जिसके अनुरूप हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। एक अपना मॉडल आंसर शीट अवश्य बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मार्जिन कितनी छोड़नी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, ये इन सारी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। तो छात्रों, प्रिय छात्रों, आपको पुनः मैं इस हिंदी परीक्षा की और सारे बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाएं देते हुए एक विचार ये रखता हूं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ मॉडल आंसर शीट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने मैंने रखा, आपने ये पुस्तक पढ़ी। पीपीटी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, कठिनाई हो रही है तकनीकी। रेडी हाँ, तो पीपीटी में देख लें हम 1 मिनट के लिए अभी। हाँ, आराम से देखें, आराम से पहली स्लाइड से देखें अच्छी तरह से, और फर्स्ट स्लाइड बिफोर से ही, और ओके। तो पहले स्लाइड से हम देख सकते हैं, तो अब काफी रिवीजन हो जाएगा। हाँ, पार्ट ए 60 अंकों के लिए है। इसमें अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पठित पद्यांश होंगे। पठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक के उपवाचक पाठ से लिया जाएगा, और उसी तरह अपठित गद्यांश पुस्तक एतर अर्थात कोई अन्य पुस्तक, इसी पाठ्य पुस्तक नहीं, अन्य किसी अन्य पुस्तकों से लिया जाएगा। उसके लिए 5 प्रश्न निर्धारित हैं, और पठित पद्यांश भी जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा। इसमें हमने जो कविता के पाठ पढ़े हैं, हमने इन्हीं में से लिया जाएगा। तो छात्रों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छी तरह से पार्ट ए लिखिए 60 अंक, और पार्ट बी लिखिए 20 अंक। इससे कुल 80 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, और 20 इंटरनल मार्क्स तो आप लगभग प्राप्त कर चुके ही हैं। तो पार्ट ए का एक आधार आप स्मरण में रखें, ये जो 20 अंक के लिए हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत, और ये जो है लघु प्रश्न 16 अंक के लिए हैं, और ये जो है आपको पद्य भाग से निबंधात्मक प्रश्न 8 अंक के लिए है, और ये गद्य भाग से निबंधात्मक प्रश्न 8 अंक के लिए है, और ये जो कह रहा हूं अंतिम, ये 8 अंक सृजन रचना से संबंधित है। आपको इसकी शुभकामनाएं देते हुए आगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए अपने SCERT फैकल्टी डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी से निवेदन करता हूं कि लघु उत्तरीय प्रश्न के 16 अंक हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वे बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। वार्षिक परीक्षा, SSC की वार्षिक परीक्षा के लिए सभी को शुभकामनाएं। बच्चों, आपने तो कितनी ही परीक्षाएं लिखी होंगी, आप पढ़े हुए पाठ को पठन अर्थ ग्रहण के साथ आप आपकी तैयारी करते हुए, अभी तक सर जी ने बताया कि 20 अंकों की कैसी तैयारी करनी चाहिए, अभी आगे हम 16 अंकों की तैयारी कैसे करनी चाहिए, यानी अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत यहाँ पर लघु प्रश्नों की बारी आती है, जो 3-4 पंक्तियों में लिखने के लिए यहाँ पर सूचनाएं दी जाती है। बच्चों, आपको तो पता है कि 12 पाठ है हमारे पास, जिसमें से 5 पाठ पद्य भाग से है, बाकी के 7 पाठ गद्य भाग से है। तो 5 पद्य भाग से पाठ है, सारे पाठों में से यदि पद्य भाग में से प्रश्न का कवि परिचय का आता है, तो एक पद्य भाग से ही प्रश्न होगा, बाकी के 2 प्रश्न
गद्य भाग से होंगे। और यह मान के चलिए कि यदि लेखक परिचय पूछा जाता है तो वहाँ पर पद्य भाग से दोनों अलग प्रश्न होंगे, एक अलग से गद्य प्रश्न पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे कि हम इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप सरल वाक्यों में लघु प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और वर्तनी की त्रुटिता को भी ध्यान में रखते हुए, शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आप लेखन संबंधी दोषों को भी सुधारते हुए लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और यदि कवि परिचय दिया जाता है तो उसको आप पॉइंट्स में ना लिखते हुए पूर्ण वाक्यों में लिखिए और उसका पूर्ण वाक्यों में लिखने पर ही आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले आप पाठ को सविस्तार से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दुविधा ना होगी, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे पाठ के पीछे से नहीं पूछे जाएंगे, पाठ के अंतर्गत से ही पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान में रखिए और कुछ मुख्य बिंदुओं को जैसे मनोरेखा चित्रण द्वारा आप आपकी तैयारी में कुछ, जैसे अभी कोई कवि परिचय है तो जन्म, मृत्यु, रचनाएं, पुरस्कार और उनसे सम्मान आदि को ध्यान में रखकर उसको पूर्ण वाक्य में लिखने का आप प्रयास करें। अभी 14 दिन का समय है, प्री पब्लिक एग्ज़ाम है, प्री फाइनल में भी आपकी तैयारी अच्छी सी होनी चाहिए। उसके बाद में वार्षिक परीक्षा होगी तो पाठ का मुख्य सार भी हो सकता है, पाठ के अंतर्गत छुपी हुई भावनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पाठ का संदेश भी पूछा जा सकता है। एक बार हम इस पीपीटी को देखेंगे पुराने प्रश्न पत्र के। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। कवि बिहारी लाल का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों का अर्थ है कि उनके जीवन परिचय और उनकी मृत्यु और उनकी रचनाएं आदि पर हम ध्यान देना चाहिए। वर्षा की कमी या अधिकता हम पर कैसा प्रभाव डालती है, तो आपको बरसते बादल पाठ को अच्छी तरह से समझना होगा। वर्षा की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, उसका मुख्य भाव क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखकर आप 3-4 पंक्तियों में सरल वाक्यों में आप उत्तर लिखेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी सीखने से क्या लाभ है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी नामक पाठ में हिंदी सीखने के विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में बताया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कौन से लाभ हो सकते हैं, कैसे रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न संस्थाएं कौन सी है, उनके बारे में भी आप जानकारी रखते हुए आप उसको लिखेंगे तो आपको 4 के 4 अंक मान के चलिए। अगर वर्तनी की अशुद्धता भी होती है तो 3 अंक तो मिलेंगे ही। लेखक ने गोदावरी को माता क्यों कहा है, ये प्रश्न आता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी, तो काका कालेकर जी ने गोदावरी को क्यों माता कहा है, उसके बारे में आपको पाठ पढ़ने के बाद में शुरू से लेके अंत तक वहाँ पे आपको सविस्तार से मिलेगा। तो वो 4 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, पाठ को पढ़िए और मुख्य बिंदुओं को आप लिखिए। और साथ ही में अभी सर जी ने बताया कि अभ्यास दीपिका में भी है तो उसकी भी सहायता लीजिए और अपने नोटबुक में आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेंगे उसको आप नोट करते जाइए और अपनी ही करेक्शन कीजिए। और उसके बाद में आपको जहाँ पर भी गलतियाँ दिखती है तो फिर एक बार उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि समय काफ़ी है, अभी भी कोई वो नहीं है। आप समय प्रबंधन के साथ चलेंगे तो आगे आप कामयाबी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आत्मविश्वास धैर्य के साथ पढ़ते रहेंगे, अब तक आपने कई परीक्षाएं लिखी है, ये परीक्षा में भी आप आगे सफल होने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। इसी विषय पर, प्रश्न पत्र के विषय पर, जो पहला 20 अंक का था अर्थग्राह्यता और दूसरे स्थान पर लघु उत्तरीय प्रश्न थे 16 अंक के लिए, नंदिनी जी ने अच्छी सुंदर विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है। अब आगे जो इसमें
आप सबको पता है पद्य भाग से संबंधित दीर्घ प्रश्न, सारांशात्मक प्रश्न उत्तर रहेगा। इसका परिचय देने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित है डॉक्टर रितु भसीन जी। ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद जी सर। पहले भाग की बात हो चुकी और लघु प्रश्नों की भी बात हो चुकी। अब बारी आती है दीर्घ प्रश्नों की, और उसमें जो है आपको पद्य भाग से 2 प्रश्न आते हैं। ये आंतरिक विकल्प के प्रश्न होते हैं बच्चों, और डरने की कोई बात नहीं है। बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर भी हम दे सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी कविता पाठ पढ़ते हैं या पद्य भाग से संबंधित पद हो गए, दोहे हो गए, जब हम इनकी तैयारी करती है तो हमको ये पहले मानकर चलना चाहिए कि कविता जो है पहले से ही 2 भागों में विभक्त करनी बहुत आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए आप कविता पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता हो, चाहे वो बरसते बादल हो, कन कन का अधिकारी हो, या माँ मुझे आने दे हो गया, भक्ति पद हो गए, नीति दोहे हो गए, तो हम इन चीज़ों को पहले बांट लेंगे कि कविता या जो भी विषय वस्तु है उसका भाव पक्ष कौन सा है और उसका कला पक्ष कौन सा है। तो भाव पक्ष में कौन कौन सी बातें आती हैं ये हमें बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए भाव पक्ष में कविता का या विषय का क्या मुख्य भाव है, जिसे हम केंद्रीय भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं हम अपने पाठ्य पुस्तक की पहली कविता बरसते बादल, जी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाती हुई कविता है, तो ये भाव पक्ष में स्पष्ट हमें दिखाई देता है। और कवि क्या कहना चाहते हैं ये सारी बातें भी हम भाव पक्ष में लेते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कला पक्ष में, अब कला पक्ष में ध्यान देने बातें ये होती है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि द्वितीय भाषा के बच्चे हमारी जो है इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो कला में आती है भाषा, शब्दावली, हाँ अगर कविता में कोई प्रतीक हो गए, बिंब हो गए, तो ऐसी बातें, अलंकार वगैरह का हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम बोलते हैं एक आपको प्रश्न आ जाएगा, मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो उन्होंने कविता लिखी है, बरसते बादल के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने ऐसा क्यों कहा है कि बार बार आए जीवन में सावन मन भावन। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो प्रश्न आया है ये भाव पक्ष से आया है और यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि की मंशा क्या है। तो ऐसे भाव पक्ष के जब हम बिंदुओं को लेकर चलते हैं, तो जब भी आप तैयारी करते हैं पद्य भाग की, तो आप नोट करते जाइए कि कविता का मुख्य विषय, केंद्रीय विषय क्या है। जैसे ही बरसते बादल तो सौंदर्य बोध, कौन सा सौंदर्य बोध, प्राकृतिक सौंदर्य बोध। और इस सौंदर्य बोध में केवल कवि प्राकृतिक विषयों को नहीं ले रहा है, प्राकृतिक विषयों जैसे आपके नदी, समुद्र, पशु पक्षी हो गए, मनुष्य भी आ गया है, और वहाँ पर बूंदों को भी लिया गया है, बूंदों की ध्वनि को भी लिया गया है। तो सविस्तार वर्णन हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह के अंश को आप ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए और एक ऐसा प्रश्न आता है कि मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि सावन से संबंधित कविता है और वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो ऐसे प्रश्नों के भी आने की संभावना हो जाती है कि वर्षा की अधिकता या कमी के द्वारा क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे पास 2 पाठ ऐसे हैं, जल ही जीवन ऐसा है और बरसते बादल ऐसे, पहली कविता का पाठ ऐसा है। तो इसमें भी आपको वहां पर कुछ कंफ्यूजन का स्टेट नहीं होना चाहिए। जो कविता पाठ है, कविता पाठ के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो अगर कुछ अन्य पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि अधिकता और उसकी कमी जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। तो जल ही जीवन है, जीवन से रिलेट कीजिए, तो ये वहाँ से आया है, हमारा गद्य भाग का प्रश्न है ये। तो ये बात हुई। और आप जो भी विषय को लेकर पद्य भाग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए माँ मुझे आने दे, हमने की कला पक्ष की भी बात, तो मैं थोड़ी सी उस पर आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि
लड़की कहती है फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, तो लड़की क्या हरियाली ग्रीन ग्रीन हो जाएगी? एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, टीचर हरियाली कैसे हो जाती है? तो हरियाली यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि कला पक्ष में हम कुछ शब्दावली ऐसे प्रयोग करते हैं, बिंबों को लिया जाता है, प्रतीकों को लिया जाता है। तो जो हरियाली शब्द यहाँ पर कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है वो एक प्रतीक है। हरियाली यानी खुशी। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप तैयारी करते रहते हैं, एक रफ कॉपी उठाइए, एक पेंसिल पेन लीजिए जो भी आपके सामने हो, और लिखते जाइए कि ऐसे कवि कहना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये कविता माँ मुझे आने दे के संबंध में कई और अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं। मान लीजिए पूछ लेंगे कि कवि की क्या इच्छा है, क्या मंशा है, कवियत्री ने क्यों ऐसा कहा है कि नर समाज में स्त्री और पुरुष का स्थान एक है। तो और एक मुख्य बिंदु सभी पाठों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पास विषय प्रवेश, हर पाठ में जब आप पाठ्य पुस्तक निकालेंगे तो विषय प्रवेश एक येलो कलर के कॉलम में एक बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पाठों में उतरने से पूर्व पहले अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो समस्या, जो दुविधा है, सब बहुत आसानी से एकदम क्लियर। और डरने का तो विषय है ही नहीं, क्योंकि हमारे मतीन सर जी हमेशा कहते रहते हैं एग्जाम इज एन एंजॉयमेंट। ये बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि अगर बच्चा तनाव मुक्त, भय मुक्त जाता है, जितना उसने पढ़ा है या ना भी पढ़ा है, वो फिर पुनः स्मरण करता है, रिकलेक्ट कर लेता है बातों को। आप अपने टीचर्स की बातों को याद करते हैं और उसको आधार मानकर ही बहुत अच्छी तरह से आपका प्रश्न पत्र या जो भी सवाल आते हैं उसको हल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, गलतियों के बिना लिखें, छोटे छोटे वाक्यों में लिखें, और ध्यान रहे कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत। 2 बार पढ़ लीजिए, समझिए, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसी पर आप केंद्रित होकर वही उत्तर लिख जा रहा है। आप कुछ और लिख रहे हैं तो वहां पर तो अंक कटने की थोड़ी बहुत संभावनाएं तो होगी ना भैया। तो इसी तरह ये गलती ना दोहराएं। इस तरह से आप अगर अपना प्रश्न पत्र या प्रश्नों के उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा आपका उत्तर तैयार होगा और आपको अंक भी पूर्ण मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी, आपने सविस्तार प्रकाश डाला है। अभी छात्रों, हमने पहले अर्थग्रह्यता 20 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारांशात्मक, तीनों पर प्रकाश डाला। चौथा आप जानते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गद्य भाग से है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसके 8 अंक निर्धारित हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए आई हैं श्रीमती कविता जी। आप प्रकाश डालें। तो बच्चों, आपने अभी तक अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत 20 अंक की तैयारी किस तरह करनी है, लघु प्रश्नों के अंतर्गत 16 अंक की तैयारी किस तरह करनी है, और पद्य भाग के अंतर्गत पद्य भाग का निबंधात्मक प्रश्न की तैयारी किस तरह करनी है, यह सब बातें यहाँ पर सुनी हैं। तो मैं यह सोच रही हूँ कि जिस तरह से यदि यह कार्यक्रम शुरू होने के समय पर आपके मस्तिष्क में जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम होता होगा, क्योंकि क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है आपको। और अब हम बात करेंगे गद्य भाग के दीर्घ प्रश्न की। तो हमारे प्रश्न पत्र में गद्य भाग का दीर्घ प्रश्न 21वां प्रश्न होता है। 21वें प्रश्न के अंतर्गत दीर्घ प्रश्न दिया जाता है और इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। यानी एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 8 अंक मिलेंगे। तो इसकी तैयारी भी हम भरपूर कर रहे हैं, आरंभ से ही कर रहे हैं। अभी और भी करेंगे, अभी समय है हमारे पास। जो कुछ भी कमी रह गई है
उसे हम यहाँ पर पूरा कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल कितने गद्य पाठ हैं। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल 7 गद्य भाग हैं, गद्य पाठ हैं। ईदगाह, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, स्वराज्य की नींव, दक्षिणी गंगा गोदावरी, जल ही जीवन है और धरती के सवाल और अंतरिक्ष के जवाब। तो ये 7 गद्य पाठ हैं हमारे पास, जिनके इन पाठों को पढ़कर हमें इस दीर्घ गद्य प्रश्न की तैयारी करनी है। तो इसके लिए जैसे कि अभी रितु मैडम ने भी आपको बताया है, मतीन सर ने भी आपको बताया है, नंदिनी मैडम ने भी आपको बताया है कि चाहे कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना हो, आपको सबसे पहले पाठ पूरी तरह से पढ़ना होगा। उन्मुखीकरण अंश से लेकर पूरा पाठ आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें जो भी मुख्य बिंदु या मुख्य विषय आपको लगेगा उसे आप नोट कर लेंगे। उसके आधार पर आप लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। ये पुराना प्रश्न पत्र है जिसमें एक प्रश्न दिया गया था, लोकगीतों की लोकप्रियता के क्या कारण हो सकते हैं। यह प्रश्न है लोकगीत पाठ से। और दूसरा प्रश्न दिया गया है, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा क्यों कहा गया होगा। काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत के आधार पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ पर 2 प्रश्न रहेंगे, दीर्घ प्रश्न 2 दिए जाते हैं, चाहे पद्य भाग हो या गद्य भाग हो। आपको यहाँ पर आंतरिक विकल्प होता है। ये देखिए यहाँ पर या कर लिखा हुआ है, अर्थात आपको इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले ये पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, फिर दूसरा प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, और दोनों में से कौन से प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से आता हो उसी प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। तो अब हम यह देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न का अर्थ समझिए, प्रश्न का उत्तर क्रमानुसार अपने मन में सोच लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो क्या होता है, हम समझते हैं कि हमको पूरा उत्तर आता है और कभी कभी लिखते समय हम वो क्रम खो देते हैं और कुछ इस तरह उत्तर लिखते हैं कि उसमें क्रमबद्धता नहीं रहती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उत्तर क्रमानुसार होना चाहिए। और जब आप उत्तर लिखना आरंभ करेंगे तो लिखते समय वाक्य निर्माण क्रम, इस बात पर ध्यान दीजिए बच्चों। आपको अभी इसके पहले भी बताया गया है कि वाक्य सरल होने चाहिए। छोटे छोटे सरल वाक्य रहेंगे तो आपके वाक्य निर्माण क्रम भी सही रहेगा और वर्तनी की त्रुटियां भी नहीं होगी। तो आप वाक्य निर्माण क्रम और वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकतर हमारे अंक वहीं जाते हैं। तो आपकी तैयारी में इस बात को भी जोड़िए आप। फिर प्रश्न के अनुसार सटीक उत्तर होने चाहिए। अभी लघु प्रश्न में नंदिनी मैडम ने बताया था कि गोदावरी नदी को माता क्यों कहा जाता है, और यदि दीर्घ प्रश्न में यह दिया गया कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है, क्या दोनों के समान उत्तर होंगे सर? नहीं,
तो हम वहाँ लघु प्रश्न में लिखेंगे कि गोदावरी नदी को माता क्यों कहा जाता है, लेकिन यहाँ दीर्घ प्रश्न में हम लिखेंगे कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा गोदावरी क्यों कहा जाता है। इस बात पर पाठ पर चर्चा करते समय आपके अध्यापकों ने अच्छी तरह से चर्चा भी की होगी, तो आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। जो प्रश्न दिया गया है उसी के अनुसार आपका उत्तर होना चाहिए। और उत्तर अधिकतर बच्चे बिंदुओं में लिख देते हैं, उस बात का ध्यान दीजिए आप लोग कि जहाँ तक हो सके अनुच्छेद के रूप में उत्तर लिखिए। प्रश्न के स्वभाव अनुसार उत्तर होना चाहिए। जैसे कि अगर कहा गया कि जल स्रोतों का रख रखाव किस तरह करना चाहिए, तो वहाँ पर आप बिंदुओं में उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन अगर गोदावरी को दक्षिणी गंगा क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर आप जहाँ तक हो सके अनुच्छेद के रूप में ही लिखिए। तो बच्चों, इस बात का आप पहले से पहले ध्यान रखिए कि जो प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं वह उत्तर उसी से, जब आप उत्तर लिखने वाले हैं तब फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए और मन ही मन अपने उत्तर को थोड़ा बहुत दोहराइए, तो तभी आप समझ जाएंगे कि आपका उत्तर सही है या गलत है। आइए आज अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आधार पर आप पाठानुसार अन्य प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। ये हर एक पाठ से कुछ एक उदाहरण मात्र मैंने ये प्रश्न यहाँ पर बता रही हूँ मैं। जैसे ईदगाह में ईदगाह कहानी के द्वारा बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान की भावनाओं को दर्शाया गया है कैसे। इसमें यहाँ पर हम हामिद के चरित्र चित्रण के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और भी ऐसी कई बातें हैं इस पाठ में जिसके आधार पर दीर्घ प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लोकगीतों की विशेषताएं बताइए। लोकगीतों की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व हो सकता है। बताइए बच्चों, ये कौन से पाठ का हो सकता है ये? जी बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ से है यह। तो इस तरह से आपने देखा कि वहाँ पर पाठ में जो कुछ भी दिया गया है उसका कुछ मुख्य बिंदु या मुख्य अंश उठाकर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, लक्ष्मीबाई की देशभक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। स्वराज्य की नींव पाठ है। इसमें स्वराज्य की नींव से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं, या लक्ष्मीबाई की देशभक्ति को अपने शब्दों में लिखिए। ये बातें यहाँ पर, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब अगला पाठ है जल ही जीवन है। तो यहाँ पर जल स्रोतों के रख रखाव से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित, जल की उपयोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दक्षिणी गंगा गोदावरी, यहाँ पर गोदावरी नदी क्यों पूजनीय है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न बदल रहे हैं, उत्तर थोड़ा बहुत ही बदलेगा आपका। मैंने इसके पहले प्रश्न पूछा था कि दक्षिणी गंगा गोदावरी को दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है गोदावरी नदी क्यों पूजनीय है। इसके बाद अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम के बारे में लिखिए। ये धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब पाठ से हैं। इसमें सामाजिक समस्याओं के से संबंधित, आदर्श छात्र के गुण से संबंधित कई तरह के प्रश्न। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीर्घ प्रश्नों के लिए आप पाठ के मुख्य विषयों को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा आपको। और छोटे छोटे वाक्यों में, सरल वाक्यों में यदि आप लिखेंगे तो कोई त्रुटियां भी नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, अब आगे बात करेंगे हम। धन्यवाद जी। हाँ, नमस्ते जी। आपने जो विस्तार से दिखाया है गद्य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंक के लिए, तो अभी तक हम समझ चुके हैं
हाँ, फ़ोन कॉल है कोई जी, कनेक्ट कीजिए सर। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। गद्य प्रश्नों को हम बिंदुओं में कब लिखना चाहिए? कविता जी बताइए। जी मैम, अभी मैंने बताया था कि जैसे जल स्रोतों के रख रखाव के बारे से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर अलग अलग हम बिंदु लिखेंगे। और यदि गोदावरी को दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है, उस संबंधित प्रश्न, या जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक प्रश्न बताया था ईदगाह से, उस तरह के जो प्रश्न हैं वहाँ पर यदि हम अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम देख रहे हैं विशेष भाग जो है रचना का, सृजन का, जिसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। रचना सृजन में बड़े चमत्कारी रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं छात्र उत्तर पुस्तिका में, उसे और भी कैसी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करना है, यहाँ मंच पर प्रस्तुत करेंगे। हेलो हेलो हेलो, चिप्पंडी सर बोलिए। हाँ, तो अभी हम सारांश जो रचनात्मक सृजनात्मक प्रश्न है उस पर प्रकाश डालेंगे। काल की आवाज ठीक नहीं है जी। ओके, फिर से लगाइए आप। ओके जी। हाँ, किरण जी से निवेदन है कि वे रचना सृजन से संबंधित 8 अंक छात्र किस तरह से प्राप्त करें, प्रकाश डालें। सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति का प्रश्न कब आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका फेवरेट टॉपिक है। यानी इस प्रश्न से पार्ट ए जो होता है वह कंक्लूड होता है, ख़त्म होता है, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं इसी प्रश्न का। मुझे पता है, क्योंकि आपके पास रंगीन पेंसिलें होती है जिसका आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो सृजन करना आप चाहते हैं, कुछ रचनात्मक क्रिया आप करना चाहते हैं और आपके हाथ इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उत्सव के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्न किस प्रकार होते हैं और इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, ये सब तो आप जानते हैं। फिर भी हम इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र में ये आपका प्रश्न संख्या 22 पर आता है। ये प्रश्न ये देखिए, आप 2 प्रश्न दिए जाते हैं, आंतरिक विकल्प होते हैं, और ये प्रश्न जो होता है एकदम अलग सा प्रश्न है। अभी तक आपने देखा है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, उसके बाद लघु प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, और ये अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न दिए जाते हैं, आंतरिक विकल्प होता है, कई अलग अलग विधाओं से संबंधित प्रश्न हैं। आपने 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक कई विधाओं की तैयारी की है, तो आपको इसमें बिल्कुल डरने की बात तो है ही नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। मुझे पता है 8 के 8 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। किस तरह आपको लिखना है हम बताएंगे, किस तरह इसकी तैयारी करनी है हम बताएंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारी विधाएँ हैं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारी विधाएँ जैसे मतीन सर जी ने बताया था कि अंग्रेज़ी और तेलुगु का आप सहारा ले सकते हैं। तो आप अंग्रेज़ी में भी डिस्कोर्सेस के नाम से पढ़ रहे हैं, तेलुगु में आप प्रक्रियालु के नाम से ये पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास सृजनात्मक अभिव्यक्ति की कई विधाएं हैं, जैसे निबंध हैं, पोस्टर हैं, नारे, साक्षात्कार, सूचना लेखन, विज्ञापन, करपत्र, कविता सृजन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वर्णन और डायरी लेखन। कई तरह की विधाएं हैं बच्चों, जिनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अब मुझसे पूछेंगे कि भाई इतनी सारी विधाएं देते हो, आप पढ़ाते हो, और उसमें से केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आप 5 साल से पढ़ रहे हैं विधाओं के बारे में। केवल लास्ट में जो होता है वो केवल सार की परीक्षा होती है। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से एक का ही उत्तर आपको लिखना होता है। तो अगर आपको दिया जाए कि भाई निबंध है, तो निबंध कैसे लिखेंगे? आपको मालूम है निबंध कैसे लिखा जाता है? सिर्फ हम आपको बता रहे वाले हैं, गाइड करने वाले हैं कि निबंध आप 3 बिंदुओं में लिखिए: प्रस्तावना, विषय विस्तार और निष्कर्ष।
3 पैराग्राफ आप अच्छे से लिखेंगे साफ सुथरे अक्षरों में, आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा निबंध में, आपको पूरे अंक मिलेंगे। आप निबंध के लिए 2 प्रश्न 3 प्रश्न के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी 2 या 3 पेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 पंक्तियां अगर आप लिखेंगे बिना वर्तनी की त्रुटियों के, यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे और आपका वाक्य निर्माण क्रम सही रहेगा, और निबंध लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर निबंध वर्तमान विषयों पर पूछा जा रहा है तो आप अपने नॉलेज का वहाँ पर इस्तेमाल करें। आप समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन विषयों पर आपको कितना ज्ञान है उसे आप निबंध में उतारने की कोशिश करें, तो आपका निबंध एकदम सजीव और ज्वलंत बन जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह निबंध लेखन कर सकते हैं। अक्सर होता यह है कि निबंध का प्रश्न देखते ही बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी इतना बड़ा लिखना होगा, निबंध क्यों लिखे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निबंध सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ जो है आप रोज़मर्रा में सुनते हैं। आप निबंधक विषय जो होते हैं आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, आप दूसरी किताबों में पढ़ते हैं, तो आप इन विषयों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोचना ये है कि अपने दिमाग में ये बातें लानी है। आप किसी भी भाषा में, यदि आपकी मातृभाषा तेलुगु है तो उसे तेलुगु में अपने दिमाग में लाइए, इमीडिएट उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके आप पेपर में लिख दीजिए, तो आप बहुत आसानी से निबंध लिख सकते हैं। अन्य विधा है हमारी पोस्टर। ये तो बहुत ही फेवरेट है पोस्टर। आप पोस्टर के कई कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं आपके विद्यालय में, आप पोस्टर बनाते ही रहते हो और कई जगह पोस्टर लगे हुए भी देखते हो आप। तो पोस्टर बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा। अपने पेपर में एक बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स में आप पोस्टर बनाइए। इसमें पोस्टर में जो ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अक्सर बच्चे, ऐसा होता है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक एग्ज़ाम हुआ था, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया, लेकिन उसने क्या किया, उसमें केवल चित्र डाल दिए और उसमें कुछ नारे, सूक्ति या कुछ भी शब्दावली का प्रयोग उसने नहीं किया, तो मैंने उसके आधे अंक काट दिए। यानी केवल चित्र नहीं होता है पोस्टर में, ये याद रखना है आपको कि पोस्टर में चित्र के साथ साथ आप कुछ शब्दावली का भी प्रयोग वहाँ पर करें। ये शब्दावली किसी नारे या सूक्ति के रूप में हो सकती है, किसी वाक्य के रूप में हो सकती है। तो पोस्टर बनाते समय आपको इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। और एक बात, आप रंगीन पेंसिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रेयॉन का इस्तेमाल या स्केच पेन का इस्तेमाल आप इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक बुकलेट दी जा रही है और बुकलेट में यदि आप क्रेयॉन या स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे तो पीछे के पेपर पे वो छप जाएगा, जिससे आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी अगला प्रश्न कुछ लिखने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आपका जो पोस्टर है बिल्कुल विषय के अनुकूल, कोई भी विधा क्यों ना हो बच्चों, ये ध्यान रखिए कि आप विषय अच्छी तरह से पढ़िए और उसी विषय के अनुरूप आप अपनी विधा का सृजन कीजिए। नेक्स्ट विधा है नारे आपको पता है कैसे लिखना है। नारे में आप तुकबंदी होनी चाहिए, यानी राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग होना चाहिए। आप वहाँ पर लयबद्धता रखेंगे। नारे एकदम स्पष्ट होने चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप छोटे छोटे सरल नारे बनाने की तैयारी कर लीजिए। जो वर्तमान उदाहरण से ले लीजिए, जल संरक्षण है, पेड़ संरक्षण है, नदी संरक्षण है, या और भी कुछ बातें हैं, जैसे आप देशभक्ति पर नारे हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन विषयों पर ध्यान में रखते हुए आप इनकी तैयारी कीजिए। कुछ नारे बनाकर लिखिए, आप अभ्यास करते समय लिखिए। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई नारे तो बहुत आसान विधा है, हम लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप 3-4 विषयों पर नारे की तैयारी कीजिए, उसे लिखिए और स्वयं ही उनकी जांच भी कीजिए। नेक्स्ट है साक्षात्कार। अक्सर होता है कि साक्षात्कार में प्रश्न और उत्तर, साक्षात्कार यदि पूछा जाता है तो आपको प्रश्न भी लिखना होता है, उत्तर भी लिखना होता है। लेकिन यदि प्रश्नावली निर्माण के लिए कहा जाता है तो आपको केवल प्रश्न बनाने होते हैं। प्रश्न बनाने के लिए आप जिन बातों का ध्यान रखना है पहले ही आपको बताया गया है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में कि कब, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन टैग्स का तो आप प्रयोग करेंगे ही करेंगे। साथ में आप जब साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली बनाएंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित प्रश्न ही ज़्यादा बना देते हैं। 7-8 जो प्रश्न बनाने होते हैं वो आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता का नाम क्या था, ऐसे प्रश्न बच्चे बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित प्रश्न बनाने हैं, शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न बनाने हैं, व्यवसाय संबंधी प्रश्न, साथ में संदेश भी आपको उसमें शामिल करना है।
तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नावली निर्माण करनी है। और एक बात और सुन लीजिए बच्चों कि जब आप प्रश्न बना रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके 5 से 6 प्रश्न सही हो जाए तो कम से कम आप 7 से 8 प्रश्न बनाइए, ताकि जब एग्जामिनर करेक्शन करे तो कम से कम उसे 5 प्रश्न तो वहाँ पर सही मिल जाए, तो आपको वहाँ पर पूरे अंक मिलने की संभावना हो जाती है। तो प्रश्नावली के संबंध में ये बातें हुई बच्चों। अगली जो विधा है संवाद। संवाद आपने बहुत सारे पाठों में संवाद से संबंधित पाठ पढ़े हैं। आपने संवाद कैसे लिखना चाहिए आपको पता है। संवाद में हमेशा सरल भाषा, सरल वाक्यों का प्रयोग कीजिए। पात्र किस तरह होते हैं, आप सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, अध्यापक से बात कर रहे हैं, या किसी नेता से बात कर रहे हैं, या अपने मित्र से बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आप किस पात्र के साथ बातचीत चल रही है, उस पात्र के स्वभाव के अनुसार आपको अपनी शब्दावली का, अपने शब्दों का प्रयोग करना है। एकदम छोटे छोटे वाक्य लीजिए, विराम चिन्हों का सही प्रयोग कीजिए। जहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ पर प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, जहाँ पर आप उत्तर दे रहे हैं वहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए। यदि कई आप अलग अलग वाक्यों में अपने एक वाक्य को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए, यानी कॉमास का प्रयोग होना चाहिए। और जब संवाद होता है तो ऐसे दिखना चाहिए कि नेचुरल, स्वाभाविक रूप से संवाद चल रहा है, ऐसे आप में नाटकता का भाव नहीं होना चाहिए बच्चों। और आप ये भी ध्यान रखिए कि कई बच्चे ऐसा होता है कि विषय को छोड़ देते हैं। ऊपर तो संवाद चलता है, हेलो हाय नमस्ते से चलता है, समापन पे गुड बाय पे आ जाता है, तो सोचते हैं कि 5 से 6 हो गए हैं वाक्य और विषय छूट जाता है। लेकिन आपको संवाद के समय विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। विषय को आपको 3 या 4 उसमें विषय आपको लिखना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट विधा है विज्ञापन लेखन। ये भी आपकी फेवरेट विधा है, मुझे पता है। जो ये 3-4 विधाएं हैं बच्चों, आप अक्सर क्या कीजिए, जो भी आप सृजन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, जैसे विज्ञापन हुआ, पोस्टर हुआ, सूचना लेखन हुआ या करपत्र हुआ, इसके लिए एक बॉक्स अच्छे से बना लीजिए और उसके अंदर यदि आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन होगा। विज्ञापन लेखन के लिए धमाकेदार भाषा का आपको वहाँ पर प्रयोग करना है, नहीं तो कोई भी आपका विज्ञापन किसी को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक तो विषय की अनुकूलता होनी चाहिए, यानी विषय से संबंधित विज्ञापन आपको वहाँ पर बनाना है, सरल होना चाहिए, रोचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आप इसमें भी कलर पेंसिल्स या रंगीन पेंसिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहावरों का या नारों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं विज्ञापन में। मेरे हिसाब से आपको बहुत आकर्षक भाषा का वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए ताकि विज्ञापन आकर्षित करे। पत्र लेखन। पत्र लेखन अक्सर पूछी जाने वाली विधा होती है और अक्सर पत्र जो पूछे जा रहे हैं, मैंने जब पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न पत्रों को देखा है तो देखा है कि अक्सर औपचारिक पत्र इसमें पूछे जा रहे हैं। तो औपचारिक पत्रों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है बच्चों आपको, कि कहाँ पर पता लिखा जाता है, कहाँ दिनांक लिखा जाता है, प्रेषक का पता किधर होता है, किसे संबोधित करना होता है, अभिवादन कैसे लिखना चाहिए, समापन कैसे होना चाहिए, हस्ताक्षर क्या कहाँ पर होते हैं, पता कैसे लिखना चाहिए, और साथ में कलेवर होना चाहिए। पत्र लेखन में ये ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अन्य विषयों में दिनांक, स्थान, संबोधन, हस्ताक्षर और समापन का यदि एक ढांचा तैयार हो जाता है तो उसके अंक दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी विषय में ऐसा नहीं है। हिंदी विषय में यदि कलेवर नहीं लिखा जाता है तो आपको पत्र लेखन के अंक नहीं मिलते हैं। तो ये बात ध्यान से देखिए कि आपको पूर्ण ढांचे के साथ कलेवर भी आपको पत्र में लिखना है। जी धन्यवाद किरण जी, आपने रचनात्मकता में रचनात्मकता भर दी है और सृजन की सहायता से सृजन को प्रस्तुत किया है बड़े सुंदर ढंग से। हमें आशा है कि छात्रों के लगभग संदेह निवृत्त हो चुके होंगे। तो अभी हमने पार्ट ए पर प्रकाश डाला है, जिसके 60 अंक निर्धारित थे, जिसमें 20 अंक अर्थग्रह्यता के थे, लघु प्रश्नों के 16 थे और पद्य भाग से दीर्घ उत्तरी प्रश्न के 8 थे और गद्य भाग से दीर्घ उत्तरी प्रश्न के 8 थे और सृजन के लिए 8 थे। कुल मिलाकर 60 अंक मिल चुके हैं, अपनी मुट्ठी में बांध चुके हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके सामने और एक दूसरा भाग रह जाएगा जिसे हम पार्ट बी के नाम से जानते हैं। पार्ट बी में विशेष रूप से जैसे विक्ट्री का सिंबल होता है तो यहाँ पे 10 अंक, यहाँ पे 10 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक इस विक्ट्री के सिंबल में पाए जाते हैं।
क्योंकि आपको जो लक्ष्य पर पहुंचना है उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली विक्ट्री जो है वो पार्ट बी ही होती है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो ये जो मैंने तो कहा, ये 10 अंक के लिए, ये 10 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक। आपके सामने प्रश्न होगा, ये 10 अंक किसके लिए है सर, और ये 10 किसके लिए? जानते हैं, शब्द भंडार के लिए 10 अंक और व्याकरणांशों के लिए 10 अंक। कुल मिलाकर इन दोनों के अंतर्गत 20 अंक निर्धारित हैं। इन 20 अंकों के विषय में संक्षेप में किरण जी प्रकाश डालेंगे। पार्ट बी में आपको कौन सी सुविधाएं लेनी चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद सर। पार्ट बी आप सभी जानते हैं कि अभी सर ने भी बताया है कि 20 अंकों के लिए है और 20 के 20 अंक आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। यानी ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी जो होता है 20 अंकों के लिए होता है। सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में शब्द भंडार और व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये जो पार्ट बी है, मेरे हिसाब से ये पार्ट बी स्कोरिंग है। यानी जब आप 10 पॉइंट्स लाना चाहते हैं और आप 60 अंक वहाँ पर ला चुके हैं, तो ये 20 के 20 अंक आप जब ले आते हैं पार्ट बी के, तो आप वहाँ पर 80 में से 80 अंक ले आते हैं। और आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि क्या हिंदी में 80 अंक दिए जाते हैं? बिल्कुल दिए जाते हैं। अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि आप अर्थग्राह्यता से, प्रतिक्रिया से लेकर आप पार्ट बी के 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक सही कर देते हैं, आपके पार्ट ए में कोई वर्तनी की त्रुटियां नहीं होती है, वाक्य निर्माण क्रम सही होता है, विषय की अनुकूलता होती है, तो आपको 20 के 20 अंक यानी पूरे 80 के 80 अंक मिलते हैं। तो हम बात करते हैं 20 अंकों पर बच्चों कि 20 अंक कहाँ कहाँ से आपको यहाँ पर कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो शब्द भंडार और व्याकरण। कुछ डर गए बच्चों? नहीं, डरना नहीं है। आपने पूरी साल भर तैयारी की है, बहुत ही आसान है। शब्द भंडार और व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न, यानी इसमें क्या क्या पूछा जाता है? समानार्थी पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं, बेमेल पहचानने के लिए कहा जाता है, पुनरुक्ति शब्द वर्तनी की पहचान कीजिए, यानी उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन, शुद्ध वाक्य, शुद्ध और यानी अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं। शुद्ध वाक्य की पहचान 4 में से 1 करनी पड़ती है आपको। कारक पूछे जाते हैं, कारक का कभी नाम भी पूछा जाता है, कभी कारक चिन्ह भरने के लिए भी कहा जाता है। काल पूछे जाते हैं, साथ में आपको समास पूछे जाते हैं, संधि पूछी जाती है, शब्द भेद पूछे जाते हैं और वाक्य भेद पूछे जाते हैं। शब्द भेद पूछे जाते हैं तो आपको सारे के सारे शब्द भेदों पर आपको पकड़ होनी चाहिए। साथ में वाक्य भेदों पर आपको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर आपको अभ्यास करना है। साथ ही साथ आपको व्यवहारिक व्याकरण का भी वहाँ पर अभ्यास करना है कि किस तरह आप पूरे वाक्य में कौन सा शब्द आना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न भी दिया जाता है कि उचित शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। वहाँ पर वो व्यवहारिक प्रयोग होता है। तो जब आप पार्ट बी करना शुरू करते हैं तो अक्सर देखा यह जाता है कि बच्चे प्रश्न पढ़ते ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये यहाँ पर तो है, मुझे आंसर मालूम है। कभी कभी समानार्थी अर्थ पूछा जाता है, नीचे ए में विलोम दिया जाता है उसका, और समानार्थी जो होता है बी या सी या डी में होता है। तो बच्चे एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, ए वहाँ पर डाल देते हैं। अच्छे से पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि एक्साइटेड है, मुझे तो आता है इसका उत्तर। ऐसे मत कीजिए। 4 जो विकल्प दिए जाते हैं ए बी सी डी, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद ही उत्तर लिखिए और याद रखिए कि उत्तर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यदि आप स्मॉल लेटर में उत्तर लिखते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। यदि आप एरेस करते हैं या उसको रीराइटिंग करते हैं तो भी आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एक बार आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कौन सा उत्तर लिखना है, उसके बाद ही आप उसका अक्षर ब्रैकेट में लिखिए। 20 के 20 अंक लाने के लिए 20 के 20 प्रश्न आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद उनके चारों विकल्प पढ़ने हैं और उसमें से सही उत्तर का चयन कर कर आपको लिखना है। इसके लिए मैंने जो बताया है आपको कि शब्द भंडार और व्याकरण को मिलाकर आपको क्या क्या पढ़ना है, उन सभी बातों पर ध्यान देते हुए आप उनकी तैयारी कीजिए। आप अपनी सारी पाठ्य पुस्तक में से जो भी आपको
लगता है कि ये कठिन शब्द है, नया शब्द है, आप उसका अर्थ की तैयारी कर लीजिए, विलोम शब्द की तैयारी कर लीजिए। साथ में आपको बहुत सारे अभ्यास हर पाठ के पीछे दिए गए हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका का भी प्रयोग कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में भी बहुत सारा व्याकरण दिया गया है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह हम यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग चाहते हैं कि आपको पार्ट बी में पूरे के पूरे 20 अंक मिले और हमारा ये परीक्षा का उत्सव सफल हो जाए। धन्यवाद जी। हाँ, तो తెలుగు में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। ఇప్పుడు మనము హిందీ విషయం, హిందీ ప్రశ్నపత్రం గురించి అవగాహన చేసుకుంటున్నాము. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హిందీ ప్రశ్నపత్రము తెలుగు, ఇంగ్లీష్ దాదాపు సుమారుగా ఒకే విధంగా ఉన్నాయి అనేది గమనించాం మనం. విద్యార్థులతోటి కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ముందు పెట్టుకొని చూడండి. మన హిందీ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఈజీగా చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనము ఈ టెక్స్ట్ బుక్ చదివామండి. ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో విషయ సూచిక చూసుకున్నాము, ఏమేం లెసన్స్ ఉన్నాయి అనేటటువంటివి. ఈ లెసన్స్ విషయ సూచిక చూసుకున్న తర్వాత ఈ విషయ సూచికలో నుండి ఏ లెసన్స్ నుంచి ఏ విభాగంలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయనేది ఒక అవగాహనకు వచ్చేస్తాం. ఆ తర్వాత మనకు మన ప్రభుత్వం ఎస్సీఆర్టీ, సమగ్ర శిక్ష అందరి యొక్క సహకారంతో అందించబడినటువంటిది అభ్యాస దీపిక కూడా ఉందండి. అభ్యాస దీపిక స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం మనం. వీటిని ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి మన రివిజన్లో, అది కూడా చాలా కీలకమైన అంశం. వీటితో పాటు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీ వద్ద ఉన్నాయి. మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కొన్ని గతంలో జరిగినటువంటివి, మన ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చినటువంటి అందజేసినటువంటివి, ఇవి తీసుకున్నాము. ఆ తర్వాత మన ముందుకు వచ్చేది మోడల్ ఆన్సర్ షీట్. మోడల్ ఆన్సర్ షీట్ కూడా ఖచ్చితంగా కావాలి. మనం రిప్రజెంట్ చేయబోయేది వైట్ పేపర్ మీద, సింగిల్ రూల్, డబుల్ రూల్ ఉండదండి. కాబట్టి వైట్ పేపర్ మీద ఒక మోడల్ ఆన్సర్ షీట్ని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి మన ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఈ అంశాలను ముందు ఉంచుకున్న తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే మనం ఫ్రెండ్ అనుకున్నాం. ఆ ఫ్రెండ్లో ఒక 5 విభాగాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, 5. మొదటి విభాగాన్ని మనం అర్థగ్రాహ్యత అన్నాం, అది తెలుగులో ఉంది, హిందీలో ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంది. అదేవిధంగా రెండవ విభాగంలో ఇక్కడ హిందీలో ఏం చూసాము, చిన్న ప్రశ్నలు 4 మార్కులు, అది కూడా ఉన్నాయి తెలుగులో కూడా. అదేవిధంగా మూడవ విభాగంలో ఏం చేసాము, పద్య భాగం నుంచి ఒక పెద్ద ప్రశ్న అనుకున్నామండి. ఈ పద్య భాగం నుంచి పెద్ద ప్రశ్న తెలుగులో కూడా ఉంది, ఇక్కడ హిందీలో కూడా ఉంది. తెలుగులో మనం ఏ విధంగా అయితే రాస్తున్నామో వాటిని కొద్దిగా ఇక్కడ హిందీ అడిగినటువంటి అంశాన్ని పట్టుకొని రాయాలి. ఆ తర్వాత గద్య భాగం నుంచి ఒక పెద్ద ప్రశ్న అనుకున్నాం, అది అదేవిధంగా సమానంగా తెలుగులో కూడా అదే విధంగా ఉంది, హిందీలో కూడా అదే విధంగా ఉంది. ఓకే. ఆ తర్వాత 5వది మనం చూసింది ఏంటి, సృజనాత్మకత. ఈ సృజనాత్మకత అంశాలు తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి, హిందీలో కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి హిందీ అంటే భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. మనం రెండు కొద్దిగా సమానంగా కంపేర్ చేసుకొని చూసుకున్నట్లయితే సమతౌల్యత కనిపిస్తుందండి. ఓకే. సో ఈ 5 అంశాలను మనం ఒక చిహ్నంగా చేసుకున్నాం. ఓకే. ఇది మన పార్ట్ ఏ 60 మార్క్స్ అనుకున్నాం. పార్ట్ బి ఈజ్ ద విక్టరీ సింబల్ అనుకున్నాము. ఇందులో 10, 20 మార్కులు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సో వీటిని కూడా చాలా చక్కగా కిరణ్ మేడం గారు వివరించి చెప్పారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా అభ్యాస దీపిక లాంగ్వేజెస్ కూడా అందచేయబడినాయండి. ఈ అభ్యాస మనం చాలా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి కొన్ని టిప్స్ మన డాక్టర్ రీతు मैडम गारू वर्णिस्तारू, ध्यान से सुनिए। जी सर, ये सभी बच्चों के लिए और टीचरों के लिए भी बहुत ही आनंदपूर्ण वहाँ पर विषय था। पाठशालाओं में देखा सभी प्रसन्न थे। हालांकि हमारे कॉम्प्लेक्स मीटिंग में भी मैंने टीचरों को देखा कि काफ़ी प्रसन्न हुए वो, कि बहुत दिनों के बाद हिंदी की भी अभ्यास दीपिका जो है आई है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो मुख्य पृष्ठ है। आपको ये मेरा अनुरोध रहेगा हमारे शिक्षक वर्ग से कि आप एक बार ये आमुख पढ़ लीजिए। सभी शिक्षकों को मेरा अनुरोध है कि ये आमुख पढ़ लीजिए। विषय सूची वही है जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में दी गई है, उतने ही पाठ हैं, ना घटे हैं और ना ही बड़े हैं। तो हमको जो 12 पाठ हैं और 4 उपवाचक हैं वो उसी में दिए गए हैं जी। तो इस तरह से जो पाठों की संख्या है वह वही है, जो पाठों की संख्या है वो वही है। और हमारा जो पाठ यहाँ पर किस तरह से लिया गया है, कैसे इसको समझना है, किस तरह से देखना है, चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा,
यह एक मनोरेखा चित्र मैंने पहला पाठ लिया है बरसते बादल का। तो जितने भी उस पाठ का मुख्य विषय शुरू से लेकर अंत तक वो पाठ में कौन कौन सी बातें आई हैं, कवि परिचय से लेते हुए, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक में आपको कवि परिचय है तो उसको भी बच्चों बहुत ही सरल भाषा में थोड़ा छोटा करके उसी को फिर से सार रूप में हमने ले लिया है, यहाँ पर दिया प्रस्तुत किया गया है। पाठ के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उस विषय से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर लिया गया है। आप सब एक एक मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे। अगर पढ़कर उस पर अगर आप अपनी ओर से प्रश्न निर्माण कर लेते हैं, यानी प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो ये बात आपके जो एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। उत्तर आ जाएगा। फिर इन्हीं मुख्य बिंदुओं को जो आपने अभी देखा था मनोरेखा चित्रण में, उन्हीं मुख्य बिंदु के आधार पर पूरा पाठ का सारांश भी आपको प्रस्तुत किया गया है। आप आपके जो है अभ्यास दीपिका में देखिएगा कि पाठ का सारांश भी है। वहाँ पर अभ्यास कार्य, जितने भी पाठ्य पुस्तक के पीछे अभ्यास कार्य दिए गए, चाहे वो व्याकरण अंश हो, भाषा की बात हो, उसको सविस्तार से, यानी भाषा की बात है तो वहाँ पर भाषा की बात को कैसे समझना है, हमें कैसे उसकी विशेषता दी गई है। अगर समास है तो समास के किन बिंदुओं को समझते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे, ये बातों की बात हुई है। और रचनात्मक, अभी जो किरण मैडम बोल रही थी, जो रचनात्मक के प्रश्न आते हैं, वो सारे रचनात्मक बिंदुओं को भी, जैसे निबंध, डायरी, करपत्र, ये सारी चीज़ों को जो है हमने वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। आप इनके आधार पर ही आप जो पहले जो क्या विवरण दिया गया है, क्या सूचनाएं दी गई हैं, जैसे वहाँ पर करपत्र आपको दिख रहा है, करपत्र से पहले वहाँ पर क्या सूचना लिखी हुई है उसे थोड़ा पढ़ लीजिए, तो आपका करपत्र बनाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वो करपत्र है, विज्ञापन है या पोस्टर है, कुछ भी है, ये सारा कुछ बहुत आसान हो जाएगा। और जो आपकी पाठ्य पुस्तक की एक एक विषय को वहाँ पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, आसान करने का प्रयास किया गया है। आपको वहाँ से कठिनाई से और आसानी की ओर लिया जा रहा है। और एक बात मैं बोल दूं, जो पीछे जो आपने देखा होगा जो बिट्स दिए गए हैं वो पूरे हमने कवर नहीं किए हैं, हालांकि कुछ पाठों में कवर किए हैं। हमारा उद्देश्य था कि अगर पाठ्य पुस्तक उस पाठ के अंत में भाषा की बात जो आई है उसको थोड़ा ज़्यादा से समझा जाए, ताकि सारे विषय जो है हर एक पाठ के पीछे जुड़ जाएंगे और कोई भी विषय, कोई भी भाषा संबंधी विषय आपका वहाँ पर छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से है, आपसे अनुरोध है कि आप एक बार उसे अच्छी तरह से देखें। और जब भी आप ये अभ्यास पुस्तिका को लेकर बैठते हैं, साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक को भी लेके बैठे, अभ्यास पुस्तिका को भी लेके बैठे, उनकी तुलना देख लीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मित्रों, छात्रों, सभी को अभ्यास दीपिका की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये सब आपके हाथ में पहुंच चुकी हैं। आप इसे हर्ष के साथ ताली बजा के स्वीकार कर सकते हैं। अभी हमारे सामने जो समय बचा हुआ है, इसमें सबसे पहले कुछ संक्षेप में ये टिप्स, जो रिवीजन टिप्स जो होते हैं, वो डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी बताएंगे। इसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पर कुछ संक्षेप में प्रकाश डाला जाएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। हाँ, तो बच्चों, अभी तक हमने इस चर्चा में देखा है कि सारे विषयों को दक्षता आधारित भार पात के आधार पर प्रश्न पत्र को देखा है और 14 दिन का समय है प्री फाइनल के लिए। तो आप 14 दिन के समय के लिए आप समय प्रबंधन कीजिए और समय प्रबंधन के साथ साथ आप नियमित रूप से आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसा कि अभी बताया गया कि अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और भाषा की बात और व्याकरणांश पार्ट भी। तो सबसे पहले जो पाठ होगा उसको प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़े, 1 से 2 बार पढ़े और उत्तर देने का प्रयास करें। जल्दबाजी में, गड़बड़ में उत्तर
ना दें और नियमित रूप से आप पहले से लेके 12वें पाठ तक पढ़ने का प्रयास करें, फिर एक बार से, क्योंकि टाइम टेबल बना लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है करके आप उसको छोड़ देंगे तो अंक आना मुश्किल है। अच्छे अंकों का लक्ष्य रखिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप जी तोड़ परिश्रम कीजिए, परिश्रम के आधार पर ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो अभी तो आपने परिश्रम किया, साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली को भी आप अपनाएं। 10 मिनट। और ना कि जंक फूड खाए, पर्याप्त नींद ले 7 से 8 घंटे। परीक्षाएं करके एक दिन पहले आप रात भर पढ़ेंगे, दूसरे दिन जाकर वहाँ पर आपको सर दर्द, चक्कर या नींद आने लगेगी तो आपका परीक्षा गोल हो जाएगी। तो जब पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, तो छोटे छोटे ब्रेक लें 1 घंटे के बाद में, ताकि आपको एक आराम से रिकॉल हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। और सकारात्मक सोच के साथ ही आप आगे बढ़े और तनाव में ना रहे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हर पाठ के लिए, हर पाठ में आपके अध्यापकों ने आपको अच्छे से मार्गदर्शन, अभी अभ्यास दीपिका भी आपका साथ दे रही है, तो इसको लेते हुए आप फिर से परिश्रम करें, तैयारी करें, तो आगे आप और अच्छे अंकों से सफल होंगे। तो 6 C's को आप ध्यान में रखिए। पहला है कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, यानी पाठ के मुख्य अंश को समझिए। दूसरा है कॉमन वर्ड्स, यानी बिल्कुल साधारण से सरल शब्दों में उस उत्तर को समझने की कोशिश कीजिए। और करेक्ट रीडिंग, जब तक आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो सही से उत्तर देने में दिक्कत आ जाएगी। और कन्वर्जेशन यानी संवाद, जो आपके टीचर ने जो पढ़ाया है उसको एक्टिव रिकॉल कीजिए, फिर एक बार ध्यान दीजिए कि कहाँ तक हमने सुना है। और क्रिएटिव राइटिंग, सृजन यानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता में जो आपकी लेखन क्षमता है उसके आधार पर ही आपके अंक निर्धारित है। और उसके बाद में आएगा चेक एंड करेक्ट, यानी जांच और आकलन। अगर त्रुटियां होती है तो अभी भी समय है, उसको सुधार कीजिए और उसकी निवृत्ति कीजिए। पढ़ना, लिखना और दोहराना, पुनरावृत्ति के माध्यम से ही हम पुनश्चरण करके अच्छे अंकों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। परिश्रम के द्वारा ही आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि आपको A ग्रेड आना है या बढ़ के आना है, तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, अच्छे अंकों के लिए सफल बनेंगे। धन्यवाद जी, आपने अच्छी बात कही। अभी इसमें जो आगे जो है द्वितीय भाषा हिंदी का लगभग यहाँ तक हम उसको समाप्त करते हैं। इसके बाद जो प्रथम भाषा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए संक्षेप में कुछ प्रकाश डाला जाएगा किरण मैडम के द्वारा। जी सर, वैसे तो प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा हिंदी के प्रश्न पत्र में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, केवल छोटा सा अंतर है 1 या 2 स्थानों पर। इस प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र भी 80 अंकों के लिए ही होता है और पार्ट ए 60 अंकों के लिए और पार्ट बी 20 अंकों के लिए ही होता है। पार्ट ए में जो अर्थग्रहता से प्रतिक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है उसमें आप अंतर देखते हैं कि पहला प्रश्न जो होता है वो तो उपवाचक पाठों से ही लिया जाता है, यानी पठित गद्यांश ही होता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, कुल मिलाकर 5 अंकों का होता है। दूसरा जो प्रश्न होता है इसमें अपठित गद्यांश होता है। प्रथम भाषा हिंदी हो या द्वितीय भाषा हिंदी हो, आप प्रश्नों का क्रम देखिए। पहला प्रश्न होता है पठित गद्यांश जो उपवाचक पाठों से लिया जाता है। दूसरा प्रश्न होता है अपठित गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त सामग्री से लिया जाता है। 1 मिनट। हेलो। हाँ सर। सर बताइए सर। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर ये जो अभी लेटर राइटिंग में पत्र में जो है कलेवर जो है 5 अंक सही दिया जाता है, तो उसके बारे में बात करें सर। जी ओके जी, संक्षेप में बताइए किरण मैडम। हाँ जी सर, ये हिंदी में निर्धारित किया गया था कि कलेवर न लिखने पर अंक न दिए जाएं, तो इसके लिए हम बच्चों को एक छोटा सा टिप भी देते हैं
कि अगर पूरा ढांचा वो लोग लिख देते हैं, यदि बच्चों को दिक्कत आती है कलेवर लिखने में, क्योंकि द्वितीय भाषा हिंदी के बच्चे हैं तो हम समझ सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए कि वो जो प्रश्न होता है एटलीस्ट वो प्रश्न के साथ कुछ शब्द जोड़कर कलेवर के कि उनको पूरे अंक मिल जाएं। अक्सर होता यह है कि बच्चे ऊपर और नीचे का ढांचा तो पूरा कर देते हैं, लेकिन बीच का पार्ट जो उन्हें कठिन लगता है वो नहीं लिखते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन यदि आपने देखा होगा तो क्लियर ये बात वहाँ पर लिखी होती है कि कलेवर न लिखने पर पत्र लेखन के अंक नहीं दिए जाएंगे। तो ये ऑफिशियल है सर, तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू मैडम। फर्स्ट लैंग्वेज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि प्रश्नों का क्रम जो है वो पहला प्रश्न हमेशा उपवाचक पाठों से लिया जाता है, पठित गद्यांश होता है 5 अंकों के लिए। दूसरा क्रम में यदि आप देखा जाए तो अपठित गद्यांश दिया जाता है जो पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त सामग्री से दिया जाता है, और इस प्रश्न के लिए हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन होता है ये, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसमें गद्यांश अच्छी तरह से पढ़कर आप लिखेंगे तो 10 के 10 अंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न में यहाँ पर अंतर है, देखिए यहाँ पर भावार्थ लिखने का प्रश्न दिया जाता है प्रथम भाषा के छात्रों के लिए। 5 अंकों का प्रश्न होता है, भावार्थ लिखना होता है कविताओं में से जितनी भी कविताएं पाठ्यपुस्तक में दी गई है सारी कविताओं में से किसी एक कविता की 4 से 6 पंक्तियां दी जाती है जिनका भावार्थ वहां पर लिखना होता है। उसके बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता का जो सेक्शन आता है उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन पद्य से दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन गद्य से दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन उपवाचक पाठ से दिए जाते हैं। देखिए एक और अंतर यहाँ पर है कि उपवाचक पाठ से भी 2 प्रश्न दिए जाते हैं और 2 सृजन के प्रश्न होते हैं, यानी 4 प्रश्न यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होते हैं प्रथम भाषा में, 4 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित होते हैं। कुल मिलाकर 28 अंकों का सेक्शन है ये, जिसमें बच्चों को उपवाचक से भी प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। आंतरिक विकल्प होते हैं, प्रत्येक भाग में 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, चाहे पद्य हो, गद्य हो, उपवाचक हो या सृजनात्मक अभिव्यक्ति हो। जब पार्ट बी की बात होती है तो यहाँ पर भी एक छोटा सा चेंज ये है कि 20 प्रश्नों में से 18 जो होते हैं वो शब्द भंडार और व्याकरण से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 2 प्रश्न वाक्य प्रयोग से संबंधित होते हैं जो अंत में दिए जाते हैं। बच्चों, ये वाक्य प्रयोग से संबंधित प्रश्न जो होता है अक्सर बच्चे इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है 2 के 2 अंक लाने के लिए। आप छोटा सा सरल सा वाक्य भी यदि आप बना देते हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि आप जब वाक्य प्रयोग के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण हो, निरर्थक वाक्य के लिए अंक नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह आपका 60 + 20 80 अंकों का सेक्शन पूरा प्रश्न पत्र हो जाता है। प्रथम भाषा का ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, जो अंतर है मैंने आपको बता दिए हैं। वही तैयारी जैसे आपको द्वितीय भाषा के लिए बताई गई है प्रथम भाषा के लिए भी आपको करनी है। प्रथम भाषा के लिए भी अभ्यास कर दीपिका दी गई है जी हाँ, अभ्यास दीपिका देखिए, प्रथम भाषा की भी है वो, उसमें आपको और भी कुछ प्राप्त हो सकते हैं अंक उससे भी। ओके, अध्यापकों को सभी को धन्यवाद, सभी जिसने देखा है नमस्ते, और छात्रों को ऑल द बेस्ट, सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। तेलंगाना के सभी हिंदी अध्यापकों की ओर से छात्रों को ऑल द बेस्ट। परीक्षाओं की शुभकामनाएं बच्चों। एम, एक्ट एंड अचीव।